हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो आप बहुत अच्छे होंगे और मे 22 अटेम्प्ट की तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। एग्जाम्स बहुत पास है तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है टैक्स ऑडिट। जीएसटी ऑडिट ऑब्सोलीट हो चुका है तो फिजिकल लॉ में हमारे क्या बचता है, टैक्स ऑडिट। तो हम आज उसका डिस्कशन करेंगे कि कई बच्चों की क्वेरीज आती है, लास्ट अटेम्प्ट भी थी कि 44 क्लोजेस हम रिमाइंड कैसे करें, कैसे याद करें, क्योंकि एग्जाम में तो कोई भी क्लोज पूछा जा सकता है। तो जैसे मान लीजिए एग्जाम में आ गया कि टैक्स ऑडिटर को डेप्रिसिएशन रिपोर्ट करना है, एसएससी ने सही से डेप्रिसिएशन नहीं लिया, तो वो डेप्रिसिएशन टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में कौन से क्लोज में हिट करेगा। तो हमें क्लोज नंबर पता होना चाहिए, फिर हम प्रेजेंटेशन बताएंगे कि कैसे हम डेप्रिसिएशन को टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करेंगे। तो वो हमें पहले क्लोज नंबर पता होना चाहिए, फिर ही हम अपना आंसर स्टार्ट कर सकते हैं। तो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में क्लोज नंबर याद रखना इज द मेन टास्क। तो मैं आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, हम सीधा चलते हैं टैक्स ऑडिट की तरफ। आज हम टैक्स ऑडिट डिस्कस कर रहे हैं इस क्लास में। तो जैसे हमेशा से मैं रेलिवेंट बात कम टाइम में हम करते हैं और जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कवर अप करने की कोशिश करते हैं, तो हम वहां चलते हैं टैक्स ऑडिट में। टैक्स ऑडिट सबसे पहले इसमें क्लोजेस हैं 44 क्लोजेस मेनली जो हमें याद होने चाहिए। तो 44 क्लोजेस है, मैं आपको आज क्लोज ही याद कराऊंगी, जो इसका मेन क्रक्स है वो ही बताऊंगी। तो 3CA फॉर्म क्या होता है, जिसमें स्टैट ऑडिट रिपोर्ट टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के साथ अटैच की जाती है। मतलब कि एसएससी की स्टैट ऑडिट हुई है तो 3CA और 3CA के साथ 3CD अटैच होता है, जिसमें टैक्स ऑडिट के 44 क्लोजेस होते हैं। 3CB क्या है कि अगर एसएससी की स्टैट ऑडिट नहीं हुई है या फिर स्टैट ऑडिट अभी कंप्लीट नहीं हुई है और उससे पहले टैक्स ऑडिट हो रही है, तो 3CB के साथ 3CD अटैच होता है। तो ये है 3CA, CB और CD में डिफरेंस। अब हम चलते हैं टैक्स ऑडिट के 44 क्लोजेस में। जो मैं जिस स्टोरी से मैं आपको 44 क्लोजेस याद करवाने वाली हूँ, वो स्टोरी कैसे याद होगी, 4 सीक्वेंस में है वो स्टोरी हमारी पूरी की पूरी। तो हम बहुत जल्दी और बहुत इजीली 10 मिनट के अंदर अंदर याद कर लेंगे 44 क्लोजेस। कैसे? तो हम पहले स्टोरी के पार्ट 1 में चलते हैं। उससे पहले मैं आपको उतने क्लोज समझा दूं जितना वो स्टोरी कवर करती है। तो फर्स्ट क्लोज है नेम क्लोज। नेम क्लोज क्या कहता है कि एसएससी का नेम क्या है जिसकी टैक्स ऑडिट हो रही है, व्हाट इज द नेम अकॉर्डिंग टू पैन नंबर। फिर उसके बाद एड्रेस क्लोज। एड्रेस क्लोज क्या है कि एसएससी ने जो एड्रेस मेंशन किया अपने आधार कार्ड पे या जो उसका एड्रेस है वो बताया जाता है। फिर उसके बाद पैन नंबर। पैन नंबर क्या होता है एसएससी का, जो उसको दिए पैन नंबर के अकॉर्डिंग हम इनकम टैक्स की साइट पर रजिस्टर्ड होते हैं, तो पैन नंबर लिखते हैं। क्लोज 4 इज द इंपॉर्टेंट क्लोज, रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। अगर किसी एसएससी को कंपलसरी है जीएसटी नंबर लेना अकॉर्डिंग टू हिज टर्नओवर, तो इस कारण से एसएससी को अगर जीएसटी नंबर वो नहीं लेता है तो ऑडिटर कहाँ रिपोर्ट करेगा, टैक्स ऑडिटर क्लोज 4 में। या फिर जीएसटी नंबर है उसके पास तो क्लोज 4 में मेंशन किया जाएगा। अब एसएससी क्या होता है, ये कहता है टैक्स ऑडिटर को कि आपको जीएसटी नंबर से क्या लेना देना, आप तो टैक्स ऑडिट के लिए आए हो। तो नहीं भाई, हमें लेना देना है क्योंकि क्लोज 4 में हमें मेंशन करना पड़ता है। ठीक है। क्लोज 5 स्टेटस ऑफ असेसी। स्टेटस ऑफ असेसी का मतलब क्या है, यहाँ पे एचयूएफ है, पार्टनरशिप फॉर्म है, पीजीबीपी है, क्या है, दिस इज द स्टेटस ऑफ असेसी। 6th इज प्रीवियस ईयर, 7th इज असेसमेंट ईयर। तो हमारे 7 क्लोज तक सिर्फ एक ही क्लोज इंपॉर्टेंट था विच इज रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। बाकी कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं, और ऐसे कभी नहीं पूछता कि प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर बता दो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में कहाँ पे रिपोर्ट होगा। तो हमारे स्टार्टिंग के क्लोजेस में सिर्फ 4th नंबर का क्लोज इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 8 से हम सीक्वेंस में याद करेंगे सारे के सारे क्लोज। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा 8th 44AB, जिसपे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होती है। मतलब ऐसा कौन सा एसएससी है जिसपे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हुई है। जो ये एसएससी हम जिसकी ऑडिट कर रहे हैं, क्या वो टैक्स ऑडिट के एम्बिट में आता है या फिर वॉलंटरली टैक्स ऑडिट करवा रहा है, तो वो हम इस क्लोज के अंदर बताते हैं, विच इज क्लोज नंबर 8। तो 44AB क्या कहता है कि ये कहता है टर्नओवर अगर किसी एसएससी की एक्सीड कर जाए 1 करोड़ से ऊपर और प्रोफेशनल के केस में 50 लाख से ऊपर, तो उस केस में उसकी टैक्स ऑडिट करनी कंपलसरी हो जाती है, करवानी उसको कंपलसरी है। और टैक्स ऑडिट की टर्नओवर कैसे कैलकुलेट होती है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है, सेल रिटर्न किसी भी ईयर की माइनस होगी, एनी ईयर की, कैश डिस्काउंट माइनस नहीं होगा, और सेल ऑफ अगर कोई फिक्स सेट्स है विच इज कैपिटल इन नेचर तो वो भी डिडक्ट नहीं होगी। तो इस अकॉर्डिंग हम टर्नओवर कैलकुलेट करते हैं और बताते हैं कि एसएससी पे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है या नहीं है। तो ये क्लोज नंबर 8 के अंदर आती है। 9 इज पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म मतलब एसएससी की अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है तो उसमें कोई चेंजेस हुए हैं और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है तो वो बताया जाता है। 10 इज पीजीबीपी।
पीजीबीपी अगर एसएससी का बिजनेस है तो उसमें ये बताया जाता है कि एसएससी का जो बिजनेस है वो नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, सोल प्रोप्राइटर है या क्या है, तो वो हम बताते हैं एसएससी के बिजनेस में। 11 इज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम क्या देखते हैं कि एसएससी ने मिनिमम मैंडेटरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन की है या नहीं की। 44AA जो इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन है वो ये बताता है कि दीज आर द स्पेसिफिक बुक्स जो एक हर एसएससी को मेंटेन करनी है, चाहे वो रेगुलर टैक्स पेयर है चाहे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम वाला है, तो हर एक एसएससी को वो टैक्स बुक्स प्रिपेयर करनी है। 12th इज पीटीएस प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम, जो ये बोलता है कि अगर किसी एसएससी ने 44AA एडी एडीए एई इनके अंदर अगर ले रखी है एग्जम्पशंस, मतलब कहने का कि डायरेक्ट टैक्स भर रखा है 8% या 6%, अपनी बुक्स मेंटेन नहीं कर रखी, तो पीटीएस में अगर एसएससी आता है और वो टैक्स ऑडिट करवा रहा है तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद 13 मेथड ऑफ अकाउंटिंग, मर्केंटाइल है या फिर कैश बेसिस है। मर्केंटाइल है तो आईसीडीएस भी यूज करने पड़ेंगे अगर वो इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में टैक्स ऑडिट में आता है और अदर केसेस में सारे आगे। और उसके अलावा जो परकेंटाइल सिस्टम फॉलो करता है उसको आईसीडीएस फॉलो करने पड़ेंगे और उसकी इनकम पीजीबीपी और अदर सोर्सेज से हुई हो। नेक्स्ट वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, जो कहता है कि एनआरवी और कॉस्ट विच एवर इज लोअर लेते हैं हम यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में। तो ये हमारे थे 14 क्लोजेस टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के। तो बच्चों यहाँ तक हुए हमारे स्टोरी 1 के क्लोज, 14 क्लोज। तो स्टोरी क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। स्टोरी 1 में हमारे हैं कुछ सीए ना, जैसे मान लीजिए अभी अभी न्यूली क्वालिफाइड सीए हैं और वो अपनी पार्टनरशिप फर्म ओपन कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे। तो कुछ सीए अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाने गए, तो रजिस्ट्रेशन मतलब जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्लोज नंबर 4। फिर जाते ही उनसे पूछा गया कि आपकी ऑडिट फर्म है क्या, तो ऑडिट फर्म मतलब 44AB, तो हमारा क्लोज 8 हो गया। ठीक है, तो हमने बोला कि हाँ ऑडिट फर्म है। फिर कहते हैं आप पार्टनरशिप करना पसंद करोगे या पीजीबीपी, तो पार्टनरशिप का क्लोज 9, पीजीबीपी का क्लोज 7, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसी अकॉर्डिंग प्रिपेयर होंगी। तो फिर हमने कहा कि कोई पीटीएस स्कीम नहीं है क्या, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम, क्योंकि उसमें मेथड ऑफ अकाउंटिंग और वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक सिंपल रहता है। तो ये हमारे 14 क्लोज यहाँ पे एक स्टोरी में कवर हो गए, जिस जो है रजिस्ट्रेशन वाली स्टोरी, रजिस्ट्रेशन सीक्वल। तो इसमें क्या है कि रजिस्ट्रेशन सीक्वल्स के, अब मान लीजिए पेपर में आ गया कि 44AB पे आ गया, तो हमें पता है कि वो स्टोरी के पार्ट 1 में फॉल करता है, तो हमें वो स्टोरी रिमाइंड करनी है। या फिर मान लीजिए पूछा गया कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन के बारे में कि ऑडिटर कहाँ रिपोर्ट करेगा, तो हमें पता है कि स्टोरी के पार्ट 1 में है वो, तो हमें वो पार्ट 1 याद करना है। तो इस तरह से हमारे 14 क्लोजेस यहाँ पे कवर होते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दूं कि सबसे पहले कुछ सीए रजिस्ट्रेशन करवाने गए, तो उनसे क्या पूछा गया कि आपकी ऑडिट फर्म है क्या, फिर हमने कहा हाँ, तो कहते पार्टनरशिप करोगे या पीजीबीपी, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसी अकॉर्डिंग प्रिपेयर होंगी। फिर हमने कहा पीटीएस नहीं है क्या, क्यों, क्योंकि मेथड ऑफ अकाउंटिंग और वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक सिंपल हो जाता है। तो यहाँ तक हमारे टोटल 14 क्लोजेस हो चुके हैं कवर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आगे। देखो नेक्स्ट है हमारा कैपिटल असेट कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड। तो कैपिटल असेट, अगर कोई असेसी है जिसने कैपिटल असेट मतलब अपनी पर्सनल नेचर के असेट को बिजनेस में ले आया है स्टॉक इन ट्रेड में, तो हम इसमें लिखते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर अब क्या है और डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है, तो वो सब इसमें मेंशन करता है एक सीए। 16 ट्रांजेक्शन नोट टू बी क्रेडिटेड इन P&L, क्रेडिटेड आएगा यहाँ, नोट टू बी क्रेडिटेड इन P&L, मतलब सर्टेन ट्रांजेक्शन्स ऐसी हैं जो हम P&L में क्रेडिट नहीं करते, मतलब अपनी इनकम रिकॉग्नाइज नहीं करते। कौन से, एस्केलेशन क्लेम हो गया, जब तक वो हमें पे नहीं हो जाता तब तक हम उसको, प्रूडेंस कंसेप्ट कहता है, लॉसेस को आप प्रोविजन में दिखा सकते हो पर प्रॉफिट्स को आप नहीं दिखा सकते, क्योंकि प्रॉफिट्स जब तक आपको रियलाइज नहीं हो जाता तब तक हम उसको नहीं दिखा सकते ऑन प्रोविजन बेसिस कि हमें ये प्रॉफिट हो गया है। ठीक है, तो सर्टेन आइटम्स हैं जो P&L में क्रेडिट नहीं होती हैं। नेक्स्ट उसके बाद 1743 CA और 43 CA और 50 C पर है। 43 CA और 50 C क्या है बच्चे, अगर हमें इन एडुकेट कंसिडरेशन में या विदाउट कंसिडरेशन में कोई सेट मिलती है तो उस पे ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है। 43 CA कब एप्लीकेबल होता है, जब बिजनेस में मिलती है, और 50 C जब हमें पर्सनल नेचर में मिलती है तो वो अदर सोर्सेज में जाता है। तो ये क्या कहते हैं,
50,000 से ऊपर की अगर कोई सेट हमें इनएडिकेट कंसीडरेशन या विदाउट कंसीडरेशन, इनएडिकेट मतलब जो डिफरेंस है जो हमने पे किया है और जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है वो 50,000 से अबव है, तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाता है। तो वो 43 सीए में तब जाएगा अगर हमें बिजनेस में मिली ऐसी कोई सेट, 50 सी में तब जाएगा जब हमें पर्सनल नेचर में मिली है। तो ऑडिटर यहाँ पे रिपोर्ट करेगा अगर एसएससी को इस साल कुछ ऐसा मिला है तो। 18 डेप्रिसिएशन का ब्लॉक क्या है, डेप्रिसिएशन एडिशनल डेप्रिसिएशन और ब्लॉक ऑफ असेट्स बताए जाते हैं इसके अंदर। 19 साइंटिफिक रिसर्च का है, अगर एसएससी ने कोई साइंटिफिक रिसर्च इस साल क्लेम की है 33 35 सेक्शन में जो हमारा साइंटिफिक रिसर्च का है, तो उसमें कोई क्लेम की है और अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 150%, 100% या 200% जो भी मिलती है, एसएससी ने वही ली है या नहीं ली वो बताया जाता है, और ली है तो कितनी ली है। ठीक है, तो ये 19 क्लोज में बताया जाता है। तो 15 से लेकर 19 क्लोज अब मैं आपको याद करवाने जा रही हूँ स्टोरी के पार्ट 2 में। स्टोरी का पार्ट 2 है हमारा कार सीक्वेंस। ये क्या कहता है, अब हमारी फर्म का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो अब क्या है, एक पार्टनर ने अपनी पर्सनल कार फर्म के यूज में दे दी, मतलब कैपिटल एसेट कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड। फिर जिसको हमको पी&एल में भी दिखाने की शो नहीं है, तो सर्टेन आइटम नॉट क्रेडिटेड टू पी&एल। फिर उसके बाद एक पार्टनर कहता है कि इसमें 43 सीए या 50 सी ना लग जाए, मतलब इनएडिकेट कंसिडरेशन में मिली सेट है। तो दूसरा पार्टनर कहता है नहीं नहीं हम इस पे डेप्रिसिएशन लेंगे, और अगर हमसे हो सका तो हम साइंटिफिक रिसर्च भी क्लेम कर लेंगे। तो ये है हमारा स्टोरी का पार्ट 2। अब स्टोरी का पार्ट 2, अब देखिए पेपर में अगर मान लीजिए आ जाता है कि साइंटिफिक रिसर्च अगर एसएससी के क्लेम की है तो वो ऑडिटर कहाँ रिपोर्ट करेगा, तो हमें पता है स्टोरी के पार्ट 2 में है, तो हमें बस वो स्टोरी याद करनी है। तो सबसे पहले हमने कार दी फर्म के यूज में, फिर कैपिटल एसेट कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड विच इज क्लोज नंबर हमारा कौन सा 15। फिर उसके बाद वो कार हम पी&एल में क्रेडिट नहीं करेंगे, ना ही उस पर 43 सीए या 50 सी लगेगा, हम उस पर डेप्रिसिएशन या साइंटिफिक रिसर्च क्लेम कर लेंगे। तो यहाँ तक हमारे 19 क्लोज हो जाते हैं टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के, 15 से लेके 19 तक। अब चलते हैं हम स्टोरी के पार्ट 3 में। स्टोरी का पार्ट 3 क्या कहता है बच्चे, ये है हमारा एम्प्लॉय सीक्वल। तो अब मैं आपको करवाने जा रही हूँ स्टोरी का पार्ट 3। अब रजिस्ट्रेशन हो गया, फर्म सेट होगी, अब पार्टनर सोच रहे हैं कि हम एम्प्लॉय भी तो रखेंगे ना, खुद से काम थोड़ी करेंगे। तो पहले मैं आपको क्लोजेस बता दूं, क्लोज 20 है बोनस कमीशन टू एम्प्लॉय, क्लोज 21 40A3 मोस्ट इंपोर्टेंट कि 10,000 इन कैश सिंगल डे सिंगल पर्सन को ही दे सकते हैं, उससे ऊपर नहीं दे सकते। 6DD रूल इसकी एक्सेप्शन है, मान लीजिए कि ऐसे एरिया में जहाँ पे बैंक है ही नहीं वहां पे अलाउ है। ट्रांसपोर्टर को 35,000 अलाउ है, ध्यान रखना, और नॉर्मल केसेस में 10,000 इन अ सिंगल डे सिंगल पर्सन आप कैश में ट्रांजेक्शन कर सकते हो। वो 22 अगर एसएससी एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, तो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज में अगर रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे टैक्स ऑडिटर बताएगा। 23 40A2 अगर रिलेटिव्स हैं जो, उनको आर्म्स लेंथ प्राइस पे अगर हमने नहीं दिया है या फिर ट्रांजेक्शन हुई भी है रिलेटिव्स के साथ, तो हम वो इसके अंदर मेंशन करते हैं। 24 हमारा है टी कॉफी रबड़, अगर एसएससी ने ऐसी कोई डिडक्शन ली है जो टी कॉफी रबड़ की है, जैसे 33A तो ये वाली डिडक्शन ली हैं तो हम इसके अंदर रिपोर्ट करेंगे। 25 रमीशन ऑफ लाइबिलिटी, पैसे का ना जाना भी पैसे का आना है। तो रमीशन ऑफ लाइबिलिटी क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने सामने वाले का लोन चुकाना था और उसने वेव ऑफ कर दिया, मतलब रेमिट कर दिया, तो एक तरह से मेरा एक एक्सपेंडिचर होना था जो होते नहीं हुआ, तो पैसा गया नहीं, रह गया मेरे पास, तो उस पैसे पे टैक्स लगेगा। तो टैक्स ऑडिटर इसमें बताएगा कि अगर कोई ऐसी लाइबिलिटी रेमिट हुई है तो, क्योंकि अक्रूवल बेसिस पे कंसेप्ट चलता है, हम वो एक्सपेंडिचर क्लेम कर लेते हैं। मान लीजिए कल को हमें वो पे ना करना, पे नहीं किया हमने, तो हमने पहले टैक्स बचा लिया अपना वो एक्सपेंडिचर दिखा के, तो इस साल वो प्रॉफिट का पार्ट बनेगा और हमें उस पर टैक्स भरना पड़ेगा। तो सेक्शन 41 कहता है रिमिशन ऑफ लाइबिलिटी अगर कुछ है तो क्लोज 25 में दिखाइए। क्लोज 26 है 43B, अगेन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पेमेंट बेसिस पे इनकम टैक्स में अलाउ होते हैं एक्सपेंडिचर कुछ, जैसे गवर्नमेंट टैक्सेस, सेस, ड्यूटी, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। तो ये अगर आपकी जेब से पैसा गया है तभी इस साल आपको इसकी डिडक्शन मिलेगी, अदरवाइज आप नेक्स्ट ईयर ले सकते हैं, इस साल नहीं मिलेगी। तो पेमेंट बेसिस पे अलाउ होते हैं एक्सपेंडिचर, 43B ये कहता है। नेक्स्ट क्लोज 27 लास्ट, प्रायर पीरियड आइटम और सैनमेट क्रेडिट, अगर कोई प्रायर पीरियड आइटम है जो इस साल रिफ्लेक्ट हो रही है तो वो हम क्लोज 27 में बताएंगे,
और सैनमेट क्रेडिट मतलब कि अगर हमने कोई आउट इनपुट लिया है, आईटीसी लिया है, तो वो भी इसके अंदर बताया जाएगा। तो ये थे हमारे 27 क्लोज। तो चलते हैं इसको कैसे याद करेंगे। देखो बच्चे, ये है स्टोरी का पार्ट 3, एम्प्लॉय सीक्वल। ये क्या बोलता है कि अब एसएससी जो हमारे फॉर्म्स हैं, फॉर्म बन गया, रजिस्टर हो गया स्टोरी के पार्ट 1 में, कार भी मिल गई है फॉर्म को। अब पार्टनर कहते हैं कि हम एम्प्लॉय रखेंगे और उसको बोनस कमीशन देंगे। तो बोनस कमीशन का क्लोज 20, बट उसको सैलरी 10,000 से ऊपर नहीं देंगे। तो 40A3 हमारा 21 क्लोज 10,000 वाला। तो फॉर्म का नाम उन्होंने क्या दे दिया, एमएसएमई। तो एमएसएमई 22। फिर एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्ट किया कि आप रिलेटिव को टी कॉफी दो, सिर्फ ओनली रिलेटिव को टी कॉफी दोगे। तो रिलेटिव का 23rd क्लोज, टी कॉफी का 24। अगर बाय मिस्टेक क्लाइंट को दे भी दी तो हम उसको रेमिट कर देंगे, बिल में चार्ज नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट क्लोज है रिमिशन ऑफ लाइबिलिटी। फिर इन्होंने बोला कि जो हमारा एम्प्लॉय हमने रखा है उसको क्या इंस्ट्रक्शन दिए कि 43 भी फॉलो होगा, मतलब पेमेंट बेसिस पे काम चलेगा हमारी फॉर्म में, कोई प्रायर पीरियड आइटम मत रखना। तो 43 भी क्या है 26 और प्रायर पीरियड आइटम इज द 27। तो ये थी हमारी स्टोरी पार्ट 3। अब मान लीजिए पेपर में आ जाए हमारे रिलेटिव पे, तो हमें पता है स्टोरी के पार्ट 3 में है रिलेटिव, तो हम वहां से स्टोरी का पार्ट 3 याद करेंगे और हमें क्लोज नंबर हिट हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि हमने सबसे पहले एम्प्लॉय को रखा, उसको बोनस कमीशन दिया, 10,000 से ऊपर की सैलरी नहीं दी। फिर उसके बाद हमने क्या किया, एमएसएमई में खुद को रजिस्टर कराया और बोला कि रिलेटिव्स को ही टी कॉफी पूछनी है। अगर क्लाइंट को दे दी गलती से तो रमिट कर देंगे, उनसे पैसे नहीं लेंगे उसके। फिर उसके बाद 43 भी फॉलो करना है पेमेंट बेसिस पे, और प्रायर पीरियड आइटम नहीं रखनी है कोई भी। तो ये था हमारा एम्प्लॉय सीक्वल। अब हमारा लास्ट आता है, पहले सारे क्लोजेस बता दूं मैं आपको, 28 से लेके 44 तक। ये क्या है कि अब पार्ट 28 क्या है, रिसीव्ड शेयर। अगर हमें शेयर रिसीव हुए हैं किसी कंपनी के इन एडुकेट कंसीडरेशन या विदाउट कंसीडरेशन में, तो असेसी जो हमारा सीए है, टैक्स ऑडिटर है, वो रिपोर्ट करेगा क्लोज 28 में। 29 कहता है इशू शेयर। इशू शेयर क्या कहता है 29 कि अगर किसी कंपनी ने शेयर इशू किए हैं फेयर मार्केट वैल्यू से अबव पे, मतलब जो उन शेयर्स की फेयर मार्केट वैल्यू है उससे ऊपर इशू कर दिए, तो वहां पे असेसी जो हमारा ऑडिटर है, अगर एसएससी ने ऐसा कोई काम किया है तो क्लोज 29 में रिपोर्ट होगा। ये दोनों इकट्ठे ही आते हैं, रिसीव्ड शेयर, इशू शेयर। और 31 बोरो और डिपॉजिट मनी। अगर हमने बोरो लिया मनी का पर हम सोर्स ऑफ इनकम नहीं बता पा रहे, मतलब हमने कच्चे में लिया, हुंडी पे बोलते हैं उसको, तो हमने कच्चे में ट्रांजैक्शन किया है, तो हम 69D में पकड़े जाएंगे और जितने का लोन है उतने की पेनल्टी लग जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, अगर एसएससी ने ऐसा कुछ बोरो किया है और सोर्स ऑफ इनकम नहीं बता रहा है तो क्लोज 30 में वो जाएगा। फिर क्लोज 31 डिपॉजिट मनी। अगर हम यहाँ पे 269 ST आ जाता है, तो ये क्या बोलते हैं कि 20,000 से ज्यादा आप कैश में डिपॉजिट नहीं दे सकते। अगर आपने बोरो किया और अब आप उसको वापस लौटा रहे हो तो 20,000 से ज्यादा कैश नहीं, उसके अलावा फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक मोड्स यूज करने पड़ेंगे। 32 स्पेक्यूलेशन बिजनेस और बोर्ड फॉरवर्ड लॉसेस। तो अगर स्पेक्यूलेटिव बिजनेस में इन्वॉल्व है तो उसको जो भी लॉस प्रॉफिट है तो वो यहाँ बताया जाएगा, और बोर्ड फॉरवर्ड लॉसेस और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन भी यहीं बताएंगे। 33 डिडक्शन, किसी भी तरह की डिडक्शन लिया एसएससी ने 80 वाली 10 वाली सीरीज की, तो वो सारी यहाँ पे मेंशन की जाएगी। टीडीएस टीसीएस एसएससी का कोई टीडीएस टीसीएस कटा है, कोई एडवांस टैक्स पे हुआ है, तो वो सब बताया जाएगा। 35 इज ट्रेडिंग कंसर्न। ट्रेडिंग कंसर्न क्या है, अगर एसएससी ट्रेडिंग कंसर्न है तो यहाँ पे हम वॉल्यूम में डाटा बताते हैं, मतलब परचेज, सेल, मटेरियल कंजम्पशन, तो इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बताया जाता है अगर एसएससी ट्रेडिंग कंसर्न है तो। फिर डीडीटी अबॉलिश हो चुका है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, तो अगर ऐसा कुछ है एसएससी ने भरा है तो वो यहाँ बताया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, जीएसटी नंबर की तरह कॉस्ट ऑडिट। अब अगर एसएससी पे कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल है और एसएससी ने नहीं करवाई तो हम रिपोर्ट करेंगे इस क्लोज के अंदर, क्लोज 37 में। एसएससी क्या बोलता है कि आप टैक्स ऑडिटर हो, आपको कॉस्ट ऑडिट से क्या लेना देना है, तो भाई लेना देना है, हमारे क्लोज है तो हमें उसमें बताना पड़ेगा। 38 एक्साइज ऑडिट, 39 सर्विस ऑडिट, तो ये भी अबॉलिश्ड हो चुकी है, एक्साइज तो है अभी। फिर उसके बाद नेक्स्ट है रेशियो एनालिसिस 40 रेशियो एनालिसिस, तो कुछ रेशियो प्रीसीडिंग ईयर और करंट ईयर के बताए जाते हैं इसके अंदर, जैसे जीपी रेशियो,
एनपी रेशो, नेट प्रॉफिट, सेल टर्नओवर रेशो, तो ये बताए जाते हैं। फिर शोकोज नोटिस, अगर एसएससी को कोई शोकोज नोटिस आया है डिपार्टमेंट से तो हम वो भी बताते हैं। 42 61 61A 61B, अगर ये फॉर्म एसएफटी के फॉर्म है, स्पेशल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, तो ये मिसलेनियस टॉपिक में पढ़ते हैं टैक्स में। अगर कोई ऐसी स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन एसएससी ने की है तो वो इन फॉर्म्स में बताएगा और हम 42 क्लोज में बताएंगे। पेरेंट और ऑल्टरनेट एंटिटी की इंफॉर्मेशन एसएससी की कितनी पेरेंट कितनी ऑल्टरनेट एंटिटीज हैं। 44 ब्रेकअप ऑफ एक्सपेंडिचर, ये क्या है, जीएसटी का ब्रेकअप, आईटीसी कितना लिया, कितना पेंडिंग है, ई में कैश लेजर में कितना पड़ा है, क्रेडिट लेजर में कितना पड़ा है, तो वो सब हम बताते हैं इन क्लोज के अंदर। तो ये था हमारा लास्ट। अब हमारी हो जाती है टैक्स ऑडिट ओवर। लास्ट स्टोरी का पार्ट 4 मैं आपको बता रही हूं। अब पार्टनर क्या सोच रहे हैं कि हमने एम्प्लॉय भी रख लिया, अब इनकम कहाँ से होगी, क्योंकि नई नई फर्म है। तो पार्टनर कहते हैं हम रिसीव कर लेंगे शेयर, इशू कर देंगे, या फिर बोरो कर लेंगे और डिपॉजिट भी कर लेंगे मनी। तो ये हमारे हो गए 4 क्लोज, रिसीव, इशू, बोरो और डिपॉजिट। फिर एक पार्टनर कहता है स्पेक्युलेटिव बिजनेस भी कर लेंगे। फिर उसके बाद हमने अपने उसको बोला, जो एम्प्लॉय था उसको, कि भाई फर्म की रिटर्न भरते हुए डिडक्शंस ले लियो वरना टीडीएस टीसीएस कट जाएगा। फिर उसके बाद इनिशियल स्टेज पे हमें किसकी ऑडिट मिली, ट्रेडिंग कंसर्न की। तो हमने उसमें क्या क्या चेक किया, सबसे पहले डीडीटी, कॉस्ट ऑडिट, एक्साइज ऑडिट, सर्विस ऑडिट कर दी, लास्ट में रेशियो एनालिसिस कर दिया। साइन करने से पहले हमने शोकोज नोटिस चेक कर लिया कि एसएससी को कोई शोकोज नोटिस ना आया हो। फिर उसके बाद 61A फॉर्म वगैरह एसएफटी के वो एनेक्सर में लगा दिए, और साथ में क्या क्या लगाया, पेरेंट ऑल्टरनेट एंटिटी का ब्रेकअप, पेरेंट और ऑल्टरनेट एंटिटी कौन कौन सी हैं एसएससी की, और ब्रेकअप ऑफ एक्सपेंडिचर। तो ये था हमारा अदर इनकम का सीक्वल जो 44 क्लोजेज है। तो ये हमारी टैक्स ऑडिट थी पूरी, जो 4 स्टोरी में डिवाइड है। फर्स्ट इज रजिस्ट्रेशन, सेकंड इज कार सीक्वल, थर्ड इज हमारा कौन सा है, एम्प्लॉय, और लास्ट वन इज अदर इनकम। तो ये हमारी टोटल 4 स्टोरी के बेस में पूरा टैक्स ऑडिट कवर हो जाता है। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस पार्ट है बच्चे, वो आप रीड आउट कर लेना। एक तो टैक्स ऑडिटर की डिस्क्वालिफिकेशंस हैं, वो देख लेना आप। एक टैक्स ऑडिटर जनरली रिवाइज नहीं होती, पर 3 रीजन के बेस पे हो सकती है। अगर अकाउंट्स का रिवीजन हुआ है, चेंज इन लॉ हुआ है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, या इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ चेंज हुई है फ्रॉम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, तो ये हम ये पढ़ लेना। एक मैंने जो आपको बोला है अभी टैक्स ऑडिटर की डिस्क्वालिफिकेशंस, तो वो तो होप्स आपको थोड़ा याद रहेगा। अब से ये सुन लेना अच्छे से, उसके बाद मैं कहूंगी एक बार स्टोरी अपने हाथों से लिख लेना, तो आपको 44 क्लोजेस इजीली रिमाइंड हो जाएंगे। 44 क्लोजेस की एक्सप्लेनेशन वैसे मैंने नीचे भी दे रखी है, आप पढ़ सकते हो। तो ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी नोट्स, तो आप अच्छे से क्लास लगाइए। अब आपको डेली रूटीन से क्लास मिलेगी। होप्सो मैं थोड़ा बिजी चल रही हूँ ड्यू टू मैरिज रिचुअल्स, तो अब आपको आपसे डेली क्लास मिला करेगी। तो फिजिकल लॉ की क्लास आज रिकॉर्ड हो चुकी है, तो मैं इसे यूट्यूब पे अपलोड कर दी हूँ, और आपको ये नोट्स जो है वो टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, ओके बच्चे, बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स, थैंक यू।